ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਪੀਡੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲਾ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 2 ਲੈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਹੈ 8699037369। ਇਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ WhatsApp ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਰੋ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ खुराक दे नाल, जिस बारे गल करने लई साडे नाल असीस तो डॉक्टर RD यादव ने। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब पहले तो तुहाडे तो यही जानना चाहांगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट दे विच किहड़ियां-किहड़ियां गैसेस ने जिहड़ियां आउंदियां ने। जैसा आपने सवाल किया कि ग्रीन हाउस गैसेस और ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से कैसे लिंक्ड हैं, हम इनके बारे में बहुत बेसिक से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं, ये कैसे, इनका क्या रोल है ग्रीन हाउस प्रभाव पे। तो सबसे पहले हम हमारा ये जानने की कोशिश करेंगे ग्रीन हाउस गैस क्या है। जैसे कि जो हमारा पृथ्वी का सरफेस है, अर्थ सरफेस से लेकर के लगभग 16 किलोमीटर तक की ऊंचाई का जो हमारा इन्वायरमेंट है, जिसको हम वातावरण कहते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार की गैसेस पाई जाती हैं। जैसे जब सूर्य से किरण आती है पृथ्वी पे, इससे टकरा करके जब वापस जाती है तो इन किरणों में जो ऊष्मा होती है, इसको ये जो इन्वायरमेंट में बहुत सारी गैसेस होती हैं, इसको ये रोक के रखती हैं, जिससे हमारे वातावरण का तापमान बना रहता है, मेंटेन रहता है। अब पिछले कुछ दशकों से, कुछ सालों से ये देखा गया है कि इन गैसों की मात्रा लगातार बढ़ रही है, जो इस हीट को ट्रैप कर रहे हैं, इस प्रभाव को, जिससे कि वातावरण का तापमान जो है बढ़ रहा है, इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। अब ये कौन कौन सी गैसें हैं, आइए हम इसके बारे में भी जानते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मेन इसमें 5 गैसेस हैं, जैसे कि हमारे वाटर वेपर्स हो गए H2O, दूसरा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और सबसे इम्पॉर्टेंट है मीथेन, और इसके अलावा हमारे जो है नाइट्राइस ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन है, ठीक है, N2 हम जिसको बोलते हैं, और भी विभिन्न गैसें हैं, उसके बारे में हम थोड़ा आगे भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो गैसेस हैं, पिछले कुछ सालों से ये देखा गया है कि इनकी मात्रा जो है बढ़ती जा रही है, जिसके वजह से इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसको हम लोग आजकल हर कोई नाम सुन रहा है या जान रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के नाम से अब जानते हैं। अब क्या है, इस ग्लोबल वार्मिंग के क्या प्रभाव आ रहे हैं, हर किसी को पता है कि असमय में कहीं देख रहे हैं कि सूखा पड़ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, पूरा जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारे जीव जंतुओं को जो स्पीसीज है, जो प्रजातियां हैं, इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से विलुप्त हो जा रही हैं, और हमारे समुद्र तल का जो स्तर है, जो लेवल है, वो लगातार बढ़ रहा है। जो हमारे समुद्री इलाके हैं, वहाँ बाढ़ की स्थिति बनती जा रही है। ये बहुत सारे दुष्प्रभाव ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं। निखिल जी, इसी में हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जोड़ना चाहेंगे कि अगर हम ग्लोबली देखें, पूरी दुनिया का अगर हम देखा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री जो है ये ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करती है, तो सबसे नंबर 1 पे है USA है, नंबर दूसरे स्थान पे चाइना है, और नंबर 3 स्थान पे हमारा भारत देश आता है। तो आजकल ये बहुत बड़ा कंसर्न है, ग्लोबल कंसर्न है, सारी कंट्रीज़ मिल करके ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं, इनके उत्पादन को कम करने की बात की जा रही है, और इसके बारे में बहुत सारे जो है योजनाएं भी आई हुई हैं, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, जो समय समय पे इम्प्लीमेंट हो रही हैं। आपने क्योटो प्रोटोकॉल नाम सुना होगा, बहुत सारी जो है इस पे जो है मीटिंग भी हो रही है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, जिसका रिजल्ट आपके सामने आ रहा है धीरे धीरे। बिल्कुल, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा डॉक्टर साहब आपने उठाया। तो इत्थे तुहाडे तो यह भी जानना चाहांगा कि इन्हां गैसेस नूं वधाउण दे विच कि डेयरी पशुओं का भी योगदान रहिंदा? हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि डेयरी पशु जो है हमारे ग्लोबल वार्मिंग या फिर ग्रीन हाउस गैस में कैसे योगदान दे रहे हैं, इनका क्या योगदान है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जितने भी पशु हैं, अगर हम दुनिया में बात करें तो सबसे ज़्यादा पशु हमारे भारत देश में हैं, आपको पता ही होगा, हम हर कोई जानता है। अब इन पशुओं में जितने भी जुगाली करने वाले पशु हैं, जिनको हम रूमिनेंट्स बोलते हैं,
तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन तंत्र है, उनका आप सिंपल के भाषा में आप समझ लें, इनका जो पेट है वो 4 पार्ट में बटा हुआ है, जिनको हम र्यूमेन, रेटिकुलम, एबोमेसम, ओमेसम बोलते हैं। इनका जो मेन जो है पाचन वो र्यूमेन में होता है, वो सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। वो कौन से जीव हैं? जैसे हमारे बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, प्रोटोजोआ हो गए। तो इन्हीं बैक्टीरिया में से एक बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम बोलते हैं मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं कि ये मीथेन बनाते हैं। जैसे अभी हमने बताया था पिछले सवाल में कि मीथेन एक जो है ग्रीन हाउस गैस है, तो ये पशु लगातार जो है मीथेन का उत्पादन करते हैं। इस तरह ये जो है ग्रीन हाउस गैस में अपना योगदान दे रहे हैं, उत्सर्जन कर रहे हैं। अब हम आपको बता दें कि कौन सा पशु कितना मीथेन निकालता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना चाहेंगे। जैसे एक वयस्क या एडल्ट गाय या हमारी भैंस है, लगभग एक दिन में 200 लीटर जो है ये मीथेन गैस का उत्पादन करती है। जो हमारे हिफर्स हैं, जो हमारे ग्रोइंग एनिमल्स हैं, ये लगभग 80 से 85 लीटर जो है मीथेन 24 घंटे में प्रोड्यूस करते हैं। जो हमारे सीप हैं, जो हमारे गोट्स हैं, ये लगभग 30 से 35 लीटर जो है मीथेन का एक दिन में उत्पादन करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा अमाउंट में ये मीथेन गैस निकाल रहे हैं। साथ में जैसे कि सारे जीव हैं रिस्पिरेशन करते हैं, तो ये CO2 भी प्रोड्यूस करते हैं। और इनका जो एक्सक्रीटा होता है, जिसको हम गोबर बोलते हैं, ये गोबर जब कहीं इकट्ठा कर देते हैं, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होता, तो उनमें एक प्रोसेस होती है जिसको हम साइंस में डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। इस डीनाइट्रिफिकेशन से बहुत ज़्यादा N2O बनता है, जिसको हम नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। तो क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड भी एक ग्रीन हाउस गैस है, तो ये तीनों गैस हमारे जो है पशुओं द्वारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से इस ग्लोबल वार्मिंग में योगदान दे रही हैं। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 2। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 2 ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਦਾ ਰੱਖੋ ਖਿਆਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਸ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ RD ਯਾਦਵ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਬੂਈਆਂ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਹਾਂਜੀ ਜਗਰੂਪ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੈਸਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਅਰੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? बहुत बहुत धन्यवाद जगरूप जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। अब हम जैसे उन्होंने पूछा कि मीथेन गैस, जैसे हमने पिछले सवाल में बताया था या पिछले उस पर हमने चर्चा करी थी कि मीथेन गैस कैसे बनती है। इनका ये सवाल है कि डेयरी फार्म पे, जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे जितने भी दूध देने वाले पशु हैं ये मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं, तो वो कौन कौन सी विधियां हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम इन पशुओं द्वारा मीथेन गैस का उत्सर्जन हम कम कर सकते हैं। तो पहले हम ये जान लें कि मीथेन गैस पशुओं में कितना नुकसान करती है, तब हम इसको कम करने के बारे में बात करेंगे। हम किसान भाइयों, हम आपको बता दें कि एक पशु का लगभग 9 से 12% एनर्जी जो है मीथेन के रूप में वेस्ट होती है। मतलब किसी पशु का अगर 100 किलो कैलोरी एनर्जी हम दे रहे हैं, तो उसका लगभग 9 से 12 किलो कैलोरी एनर्जी मीथेन के रूप में वेस्ट होती है, जो पशु को नहीं मिल पाती है। दूसरा, अब वो कौन कौन सी विधियां हैं जिसके द्वारा हम मीथेन को कम कर सकते हैं। अगर ये पशु ज़्यादा जो है मीथेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उससे नुकसान क्या है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। हम अपने डेयरी फार्म पे, एक होता है ना कि हम जिसको बोलते हैं संतुलित आहार देना। अगर हम अपने पशुओं को TMR बेस्ड डाइट देंगे, जिसमें कंसनट्रेट, रफेज, इनके हम बैलेंस डाइट देंगे, तो एक तरीका ये है कि जिससे हम कम मीथेन प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हम जो है अपने पशुओं को जो है
रफेज डाइट जो जिसको बोलते हैं, जिसमें कि रेशा की मात्रा ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा रफेज जो है रफेज डाइट हम ना दें। जैसे कि हम देखें कि बहुत सारे किसान भाई 10-10 किलो 12-12 केजी जो है केवल तूड़ी खिलाते हैं, व्हीट स्टार खिलाते हैं, जिसमें जितनी ज़्यादा फाइब्रस डाइट देंगे उससे ज़्यादा पशु जो है मीथेन बनाते हैं। तीसरा, हम पशुओं को ज़्यादा से ज़्यादा साल्बुल कार्बोहाइड्रेट, साइंस की भाषा में बात करें तो मतलब जो हरा चारा दें, जो कम स्टेज के हों, जिनमें कि पानी की मात्रा अच्छी खासी हो, वो चारा हम पशुओं को खिलाएं। इससे भी मीथेन गैस कम प्रोड्यूस होएगी। साथ में अब जैसे हमारे एक होता है कि जैसे आपको पता ही है कि चाहे हमारे केंद्र सरकार हो या हमारी राज्य सरकार हो, आजकल बहुत सारे स्कीम चली हुई है नस्ल सुधार की। ये नस्ल सुधार क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमने बताया ना कि हर पशु लगभग कितना मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है, इसके बारे में हम अभी चर्चा कर चुके हैं। तो ये केंद्र सरकार या फिर हमारी राज्य सरकार इस पे ज़्यादा फोकस कर रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दूध देने वाले पशुओं का हम जो है पालन करें, जिससे हम ज़्यादा दूध ले सकें, उसके अपेक्षाकृत मीथेन गैस कम प्रोड्यूस होएगी। किसान भाइयों, एक पॉइंट हम और इसमें ऐड करना चाहेंगे कि आजकल कमर्शियल लेवल पे कुछ सप्लीमेंट भी आते हैं जिनको हम दे करके मीथेन गैस का हम प्रोडक्शन कम कर सकते हैं। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे सैपोनिन, एक जो है प्लांट ग्लाइकोसाइड्स है जो बरसीम वगैरह में या लूसन में बहुत पाया जाता है। इसके हम सप्लीमेंटेशन से भी मीथेन गैस को हम कम कर सकते हैं। अगर पशु मीथेन गैस कम प्रोड्यूस करेगा तो वो एनर्जी जो है उसके दूध उत्पादन में काम आएगी, साथ में ग्लोबल वार्मिंग जो है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी कम करने में मदद करेगी। बिल्कुल, बहुत ही विस्तारपूर्वक जानकारी तुसी डॉक्टर साहब दे रहे हो। तो हुण अगले किसान वीर ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़ चुके हैं, उन्हों का सवाल की है वो भी जानते हैं। हाँ जी, की ना है जी, तुहाडा कित्थों बोल रहे हो? मैं जी हरियाणा के करनाल जिले से बोल रहा हूँ, मयंक बोल रहा हूँ सर। हाँ जी मयंक जी, अपना सवाल पूछो। मेरा सवाल ये है सर, जो मीथेन गैस है ये डेयरी के अलावा भी किसी और कारणों से उत्पन्न होती है? धन्यवाद मयंक जी, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा कि जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं पशुओं के अलावा वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ से उत्पन्न होती हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो जैसे ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं पशुओं का जो क्षेत्र है बहुत छोटा क्षेत्र कवर करता है, लगभग 10 से 15% भाग ये कवर करता है। ज़्यादातर जो मैक्सिमम क्षेत्र है, जो मैक्सिमम इसका योगदान है वो एनर्जी सेक्टर से है, जिसमें जैसे हम बिजली उत्पादन करते हैं या फिर ट्रांसपोर्टेशन है जिसमें हमारे ट्रक्स है, गाड़ियां हैं चलती हैं, इसमें हम डीजल पेट्रोल का यूज करते हैं, इनसे जो है बहुत ज़्यादा CO2 प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा एक जो क्षेत्र रह जाता है वो है हमारा एग्रीकल्चर का क्षेत्र। एग्रीकल्चर में हमें देखा गया है कि जो हमारे धान की फसलें हैं, धान के जो उत्पादन करते हैं तो इनसे भी मीथेन गैस का प्रोडक्शन होता है। साथ ही जो हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, इनमें जो एक गैस होती है जिसको हम लोग जो बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ये यूज होती है। इनकी वजह से भी जो है ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है, इसके वजह से भी ये ग्रीन हाउस प्रभाव आता है और ये उसमें एक योगदान देती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अजकल बहुत चिंता का विषय जो ग्लोबल वार्मिंग बने हुए तो तुसी बहुत ही विस्तार से उस बारे जानकारी दे रहे। तो हुण साडे नाल अगले किसान वीर भी जुड़ चुके हैं, उन्हों का सवाल की है वो भी जानते हैं। हाँ जी, की ना जी, तुहाडा कित्थों बोल रहे हो? सर मक्खन सिंह बोल रहा, मक्खनपुर जम्मू तो। हाँ जी मक्खन जी, अपना सवाल पूछो। सर मीथेन गैस के बारे च सवाल है सर। साडा डेयरी फार्म है अपना, तो असी ये सवाल पूछना कि मीथेन गैस है जेड़ा इनू डेयरी फार्म च किस तरह कंट्रोल जा और बाकी गैसां नू किस तरह कंट्रोल किया जाए। जैसे इनका सवाल है कि हम अपने डेयरी फार्म पर मीथेन गैस या फिर और जो अन्य गैसें हैं इनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम अपने डेयरी फार्म पे, जैसे हमने अभी पिछले सवालों में डिस्कस किया, ये बताया कि भाई मीथेन गैस अगर पशु प्रोड्यूस कर रहा है तो उससे कितना ज़्यादा नुकसान है इन्वायरमेंट को, हमारे वातावरण को, साथ में हमारे पशु के प्रोडक्टिविटी पे भी इसका असर पड़ता है। तो जो बेसिक तरीके हैं जो हम फार्म लेवल पे कर सकते हैं उनमें सबसे पहली चीज़ है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दूध देने वाले पशु को ही रखें, क्योंकि जो ज़्यादा पशु दूध देगा वो शरीर के तुलनात्मक रूप से जो कम दूध दे रहे हैं उनसे मीथेन तो उतने प्रोड्यूस करेगा लेकिन पर लीटर मीथेन इनका प्रोडक्शन कम हो जाएगा।
दूसरा, हम जो अभी बात किए कि नस्ल सुधार, हम अच्छी नस्ल वाले पशुओं का हम अपने डेयरी फार्म पे पालन करें, उनको ही रखें। दूसरा, तीसरी बात हम ये कर सकते हैं कि जो पशु हमारे जो एक्सक्रीटा निकालते हैं, जो गोबर निकालते हैं, इसका मैनेजमेंट अगर हम अच्छी तरीके से करें तो इसके द्वारा जो मीथेन प्रोड्यूस होती है, जो N2O प्रोड्यूस होती है, जिसको हम नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, इसका हम प्रोडक्शन कम कर सकते हैं। वो क्या करें, आजकल आप लोग नाम सुने होंगे या फिर जानते हैं कि बायोगैस प्लांट हम लगा लें, ठीक है। उससे क्या होगा कि वो गैस आप यूटिलाइज कर लेंगे और वो गैस इन्वायरमेंट पे नहीं जाएगी, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव को हम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जैसे हम अपने डेयरी फार्म के जो चारों तरफ जो हमारा एरिया है वहाँ पे हम बहुत सारे पेड़ पौधे लगा लें। स्पेशली आजकल आप लोगों ने नाम सुना होगा मोरिंगा प्लांट का, इसका हम प्लांटेशन करें तो बहुत सारे ग्रीन पौधे हम लगा सकते हैं। ये क्या करेंगे, ये उस एरिया के जो है, आपको पता ही है कि CO2 को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन निकालते हैं, सारे प्लांट की ये प्रकृति होती है। तो इन ये 4-5 तरीके हैं जिसके द्वारा हम अपने डेयरी फार्म पर इन जो है ग्रीन हाउस गैसेस को हम कर सकते हैं और अपने पर्यावरण, अपने वातावरण के जो है शुद्धिकरण में हम अपना योगदान दे सकते हैं। बिल्कुल मक्खन जी, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਪਰਿਆਵਰਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 2। ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है। तुसीं वेख रहे हो असीस डेयरी फार्म हैल्पलाइन सीजन 2। तो अगांहवधू पशु पालक कौन होंदा है जो अपनी अगांहवधू सोच दे नाल ना सिर्फ आप अगे वधदा है बल्कि बाकी किसान वीरां नूं भी अगे वधन लई प्रेरणा दिंदा है। तो अजिहे किसान वीर नाल कराउने हां तुहाडी मुलाकात। मेरा नाम मयंक है, मैं गांव शाहपुर का रहने वाला हूं। ये डिस्ट्रिक्ट करनाल में पड़ता है। आप देख रहे हैं ये मेरा फार्म है। मैं इसको पिछले 5-6 साल से चला रहा हूँ। इसमें मैं आशीष फीड का यूज़ पिछले 4 साल से कर रहा हूँ। गायों के जो मैनेजमेंट सिस्टम है और इसकी जो प्रोडक्शन है तो बहुत अच्छी लगी आशीष फीड की। डॉक्टर साहब हैं जो हमारे जो टेक्निकल टीम से हैं, उनका जो मैनेजमेंट वो हमारे फार्म पे कराते हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। पिछले कुछ दिनों से डॉक्टर साहब हमें ग्रीन हाउस गैस के बारे में बता रहे हैं। हम उस गैस को कम करने के लिए अपने फार्म पे कैसे मैनेजमेंट करते हैं, उन्होंने पूरे हमें जानकारी विस्तार से दी है। आशीष फीड से हमारा दूध का प्रोडक्शन भी बढ़ा है। इससे मीथेन गैस को भी कम करने में हमें मैनेजमेंट में सहयोग मिला है। बैलेंस डाइट जो डॉक्टर साहब ने हमारे सेट कर रखी है फार्म पे, उससे हम मतलब डाइट को अच्छे तरीके से गिर रहे हैं। अभी मेरे पास 2.5-3 कुंटल के लगभग दूध है। अभी मेरे पास 9 गायें अभी मिल्किंग में हैं और कुछ काफ हैं। काफ थोड़े ज़्यादा हैं, मतलब 15 के लगभग मेरे पास काफ है। आशीष से पहले मेरे पशु कमज़ोर थे और थोड़ा दूध में प्रोडक्शन में इतना मतलब अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे थे पशु, और आशीष के बाद मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिला, मतलब जो मेरे मिल्किंग यील्डिंग में। मैं कहना चाहता हूं कि आप आशीष फीड यूज़ करें और अपने पशुओं को स्वस्थ अच्छे स्वच्छ बनाएं। ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਦਾ ਰੱਖੋ ਖਿਆਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 2 ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। धन्यवाद जी। ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੋ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ, ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੈ 8699037369, ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ WhatsApp ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਾਣੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।